जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? चलिए, वेरी गुड। खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे, हमेशा खुश रहे एंड ऑलवेज वर्क हार्ड। जी, एक और बात याद रखिएगा, इस सारे लेक्चर को आपने बर्डन समझ के इसको एंजॉय करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एमडी कैट का जो हमारा यूनिट है, दिस इज़ यूनिट 11। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर अबाउट होम्योस्टेसिस। थोड़ा सा पोर्शन इसमें ऐड है, ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है एमडी कैट के हवाले से, नम्स के हवाले से। इसमें से एमसीक्यूज़ हर दफ़ा बनते हैं और टिपिकल जो बनते हैं वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ओके राइट, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपने कंसेप्ट समझना है अबाउट होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन आउटसाइड द एनवायरनमेंट। ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन आउटसाइड, यानी बाहर के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आती हैं, हर जानदार का जो एक सिस्टम है वो बाहर की चेंजेस को मिनिमाइज करता है ताकि उन फ्लक्चुएशंस का, उन चेंजेस का बॉडी पे मिनिमाइज अफेक्ट हो। अंडरस्टैंड? एक दो डेफिनेशन और मैंने लिखी हैं, मैं इसको पढ़ देता हूँ। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फ्लूइड इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इंटरनल फ्लूइड को मेंटेन करने को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। एक और डेफिनेशन है, टू कीप द इंटरनल फ्लूइड एट राइट लेवल। ठीक है, इंटरनल फ्लूइड को राइट लेवल पे रखने को क्या बोलते हैं? दैट इज होम्योस्टेसिस। अब दो चार बातें और मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। होम्योस्टेसिस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो फिक्स हो जाता है। नो, हाँ, आपने ये बात याद रखनी है कि होम्योस्टेसिस इज़ द इंटरनल रिक्वायरमेंट एंड दिस इज़ एक्चुअली द सेंट्रल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हर जानदार की सेंट्रल रिक्वायरमेंट है और अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन ये बिलीव किया जाता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट देमसेल्व्स, ओके, with what? With environment, just to keep the internal environment at right level. Okay, अब देखिएगा ये जो फिनोमेना है होम्योस्टेसिस का, दिस होम्योस्टेसिस डिपेंड्स अपॉन 3 फर्दर सब मैकेनिज्म, या इसके कंपोनेंट्स भी आप कह सकते हो: ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन। अब इनके थोड़ी डिटेल में हम बात करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। थर्मो रेगुलेशन इज द बैलेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ वेरी वेरी नैरो रेंज। ओके, अगर इनमें से कोई फिनोमेना ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन अगर मेंटेन ना हो तो इट्स मीन ऑस्मो रेगुलेशन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, अब हम बात करेंगे कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम है, जैसे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अभी गर्मी का सीज़न है, गर्मी फील होती है, रिसेप्टर्स लगे हैं, थर्मोस्टेट को मैसेज जाता है, थर्मोस्टेट कमांड भेजता है और स्वेटिंग होती है। ठीक है, और आप इवन स्वेटिंग देख सकते हो ड्यूरिंग, ज़रा जब बंदा पढ़ा रहा होता है तो नॉर्मली मेटाबॉलिज्म हाई होता है, स्वेटिंग होती है। ठीक है, तो कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम जो है डेट इज़ जस्ट लाइक अ फिजिकल सिस्टम, या आप ये कह सकते हो कोई भी फिजिकल सिस्टम जो है वो जस्ट लाइक बिहेव बायोलॉजिकल सिस्टम। और किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में या फिजिकल सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। रिसेप्टर्स होंगे जो डिटेक्ट करेंगे चेंज को, सेंट्रल कंट्रोल सेंटर होगा जो कमांड करेगा, एंड इफेक्टर्स जो एक्ट करेंगे। ओके, आइडिया हो गया? तो देखिएगा, दिस इज ऑल अबाउट
ठीक है, ये आप देख सकते हो रिसेप्टर, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट क्या है, डेट इज कंट्रोल सेंटर, और थर्ड क्या है, इफेक्टर्स। अब हम बात करेंगे, देखिएगा रिसेप्टर्स इस केस में फिजिकल सिस्टम में क्या होगा। रिसेप्टर होंगे थर्मोमीटर जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। वो भेजेंगे कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर भेजेगा इफेक्टर्स को जो एक्ट करेंगे। ओके, आइडिया हो गया। अब कोई भी आप सिस्टम लगाते हैं फिजिकल सिस्टम में, आप टेम्परेचर आप चेक करते हो। अब देखिएगा वी डोंट नो किसी वजह से टेम्परेचर जो है वो 37 से 39 डिग्री हो जाता है, या 37 से 35 हो जाता है। दोनों केसेस में अगर सेट पॉइंट से टेम्परेचर हाई हो जाए या सेट पॉइंट से टेम्परेचर लो हो जाए और ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बैलेंस हो जाए, सेट पॉइंट पर आ जाए, इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। यानी आप समझ लें फीडबैक की दो स्टेप्स हैं फर्दर, ये दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक में हमेशा चीज़ जो है वो एक्सेलरेट होती है, जैसे डिलीवरी केस में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो बढ़ता चला जाता है। जबकि नेगेटिव में क्या होता है, सेट पॉइंट से चीज़ बढ़ जाए और अगेन सेट पॉइंट पर आ जाए, या सेट पॉइंट से बिलो हो जाए और दोबारा सेट पॉइंट पे आ जाए। देखिएगा 37 से अबव चले जाए, अगेन रेगुलेट होकर बैलेंस हो जाए, और 35 से दोबारा 37 पे आ जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब चूंकि ये टॉपिक मैंने इस साइड में लिखा हुआ है, ये टॉपिक एंड पर है, लेकिन मैं पहले यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। नाउ टू टॉपिक इज थर्मो रेगुलेशन, ये हम सेकंड पॉइंट पे इस पर बात करेंगे। ये इसकी सेक्शन की बात पता है आपको, ठीक है, और ऑस्मो रेगुलेशन हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इन केस ऑफ किडनी। अब देखिएगा थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, ठीक है, आपके कोर्स कंटेंट में ये टॉपिक शामिल है। थर्मो रेगुलेशन बात कर चुका हूँ मैं, द बैलेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद अ नैरो रेंज, और नॉर्मली जो ऑप्टिमम रेंज है मैमल्स की 36 टू 38 डिग्री है, ठीक है। और थर्मो रेगुलेशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ हीट। दो तरह से हीट प्रोड्यूस होती है, एक है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मीन शिवरिंग, muscles shivered when involuntary movement of muscle that causes shivering। सर्दियों में हल्की सी शिवरिंग होगी तो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर लाइट सा राइज करेगा। तो मतलब शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में मसल्स इन्वॉल्व हैं एंड काज क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हीट। नॉन शिवरिंग में मसल्स शिवर नहीं करते। इन नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस द प्रोडक्शन ऑफ हीट नॉट बाय मसल्स, नॉट बाय शिवरिंग ऑफ मसल, बट प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। जैसे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस होता है, थोरॉक्सिन, एंड थोरॉक्सिन प्रोड्यूस होगा, ब्लड में जाएगा, मेटाबॉलिज्म होगा, हीट जनरेट होगी, तो प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय हार्मोन्स इज कॉल्ड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, फर्दर हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओवर हीटिंग और ये देखिएगा वेदो रिलेशन या ओवर कूलिंग या वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। देखिएगा फर्दर ओवर हीटिंग वेदर रिलेशन क्या है, समर, गर्मियों में, ठीक है, ओवर हीटिंग होती है, बॉडी कैसे ड्रॉप करती है, वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाती है, मोर फ्लो ब्लड, जब मोर फ्लो ब्लड होगा, वेसल्स डायलेट होंगी, तो मैक्सिमम हीट जो है वो बाहर एवोपरेट करेगी, ठीक है, डेसिपेट करेगी, तो बॉडी टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। ये है वेदर रिलेशन, ठीक है। और सरफेस जो कैपिलरीज है वो सरफेस, स्किन सरफेस पे आ जाती हैं। ओवर कूलिंग सर्दियों की बात करते हैं, विंटर की। विंटर में क्या होता है, ओवर कूलिंग होती है। क्या मैकेनिज्म होता है, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट, ओके, एंड क्या होता है, लेस फ्लो ऑफ ब्लड, डायमीटर कम हो जाते हैं, लेस फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि मैक्सिमम जो हीट जो है वो बॉडी के अंदर ही रहे और बाहर डेसिपेट ना हो। जी अंडरस्टैंड, ओके, राइट। चलिए ये बता दिए, एक और पॉइंट समझा दूँ यहाँ पे, देखिएगा इन केस ऑफ थर्मो रेगुलेशन हम बात करेंगे। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन में है थर्मोस्टेट है जो मॉनिटर करता है वो है हाइपोथैलेमस। तो अगर एमसीक्यूज़ के वाले से आ जाए पता होना चाहिए, चूँकि हमारा फोकस एमसीक्यूज़ है। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा थर्मोस्टेट है, ठीक है।
बाकी यहाँ से MCQ आ सकते हैं, शिवरिंग नॉन शिवरिंग के हवाले से ये फैक्टर पूछ सकते हैं, डेफिनेशन भी MCQs की फॉर्म में दी जा सकती है। तो देयरफॉर यू हैव मस्ट अ क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखिएगा एक वर्ड है पैरेक्सिया, सिंपल सा कंसेप्ट है। व्हाट इज़ पैरेक्सिया? टेम्परेचर, फीवर, बुखार, हाई टेम्परेचर, दैट पैरेक्सिया। अब पैरेक्सिया कैसे होते हैं, वजह क्या है, काज क्या है? अगर MCQ में आ जाए, पायरोजेंस। पायरोजेंस क्या है? एंडोजीनस केमिकल। जब फाइट होती है ना WBCs की और लिम्फोसाइट्स की और बैक्टीरिया की, तो अंदर ब्लड में टॉक्सिक मटीरियल इकट्ठा होता है। दैट एंडोजीनस मटीरियल, टॉक्सिक मटीरियल इज कॉल्ड पायरोजन। जब वो केमिकल का लेवल हाई होता है ब्लड में, तो थर्मोस्टेट जो हाइपोथैलेमस है उसको इंडिकेशन होती है, तो एकदम से बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है। शुरू में बॉडी टेम्परेचर बढ़ना ज़रूरी है ताकि वो जो है हेल्प आउट कर सके फाइट में अगेंस्ट फीवर, ताकि बैक्टीरिया जो है शुरू में ना जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो वो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ शो करते हैं। ओके, बट ये मतलब नहीं है कि टेम्परेचर होना अच्छी बात है, ये इंडिकेशन होती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। तो ये काज है पायरोजेंस। पायरोजेंस इज द काज ऑफ व्हाट? पैरेक्सिया, फीवर। अच्छा, एक पॉइंट है यहाँ पे ब्लबर और फिर सील्स और वेल्स एग्जाम्पल है इसकी, और पायलोरेक्शन है। ब्लबर क्या है? थिक फैटी लेयर जो है ना, जो वेल्स एंड सील्स हैं जो, ठीक है, ओशंस के मैमल्स हैं, इनकी स्किन के नीचे इंसुलेटिंग फैट मटेरियल होता है, ठीक है, डेट इज कॉल्ड ब्लबर। ये एक्ट करती है इंसुलेटर। देखो शदीद सर्दी में क्या होता है, बहुत टेम्परेचर लो होता है तो अंदर की हीट जो बाहर नहीं जाती, तो ये ब्लबर जो है एक्ट करती है इंसुलेटर। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। पायलोरेक्शन क्या है? सिम्टम क्या होता है? एकदम से स्किन के जो हेयर्स है वो गूज बम्प का वर्ड सुनोगे आपने, बाल खड़े होते हैं, इसी कहते हैं पायलो एरेक्शन। ओके, चलिए जी, आई होप कि आपको आइडिया हो गया अबाउट होम्योस्टेसिस। चलिए अब जो मेन टॉपिक है ना, अब हमारा मेन टॉपिक आपके कोर्स कंटेंट के मुताबिक ये रह गया। अच्छा, इसमें बात करते हैं, ओके, डेट इज़ कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट यूरिनरी सिस्टम, किडनी के हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है जी बेटा, आई होप कि आप सारा साथ समझ रहे हैं। ठीक है, नाउ यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, आपको आइडिया है वी हैव वन पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, और राइट किडनी थोड़ा सा लेफ्ट से बिलो होता है। वजह उसकी क्या है, यहाँ पे लीवर का लोब होता है वो थोड़ा डाउनवर्ड होता है, इस वजह से राइट किडनी जस्ट बिलो द लेफ्ट वन। आप बेटा डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिएगा बिलो होता है राइट, ये लेफ्ट है। देखिए किडनी से ट्यूब निकलती है यूरेटर, यूरेटर की लेंथ 40 सेंटीमीटर एवरेज जो निकाली गई है, और 4 मिलीमीटर डायमीटर होता है। और ये देखिए ये यूरेटर जो है ये यूरिन इकट्ठा करते हैं किडनी से, और ये यहाँ पे पोर करते हैं। मेन एम्पेटाइज होता है यूरिन ब्लैडर में, यूरिन ब्लैडर जो है यूरिन से भर जाता है, तो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, तो फिर ये रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। यहाँ पे जब फिल होता है तो मैसेज आता है ब्रेन को, तो वी अर्ज टू गो वॉशरूम। ओके, तो ये देखिए मेल में और फीमेल में जो ट्यूब होती है दैट कैरी पास द यूरिन, दैट्स कॉल्ड यूरिथ्रा। यूरिथ्रा की लेंथ जो है वो मेल की केस में चूँकि एक्सटर्नल जेनिटेलिया लॉन्ग होते हैं इसलिए उसमें लेंथ ज़्यादा होती है, और ये जो यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं ये कम होते हैं मेल में, जबकि फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया की लेंथ ज़्यादा नहीं होती, उसमें यूरिथ्रा की लेंथ छोटी होती है, तो इन्फेक्शन ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स होते बता दिया। ये जो यूरेटर्स खुलते हैं ये पोर्स कहलाते हैं यूरेटर ओरिफिस। ठीक है, ये यूरेटर्स को बता दिया, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, सारा कंसेप्ट हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ये देखिए इसको थोड़ा मैग्नीफाई किया है मैंने, देखिएगा दिस इज़ सिंगल किडनी। हर किडनी के टॉप पर एक ग्लैंड होता है डेट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। ओके, इसकी डिटेल में जो हार्मोन का पोर्शन है हम बात कर लेंगे। और ये देखिएगा किडनी शो किया गया है, ये देखिए ये जो कैविटी सी है, जो लार्जर कैविटी सी है जो किडनी से निकलती है ट्यूब, दैट इज कॉल्ड पेल्विस। ठीक है, और पेल्विस आगे जाती है यूरेटर में। और ये देखिएगा जो किडनी है उसके सराउंडिंग में एक फाइब्रस कैप्सूल होता है, उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा नहीं, मैंने मेंशन कर देता हूँ, ये जो कैप्सूल है डेट इज़ कॉल्ड रीनल कैप्सूल। ठीक है, आउटर जो है फाइब्रस कैप्सूल होता है। और ये देखिएगा इसके दो पार्ट होते हैं किडनी के, एक आउटर पार्ट होता है इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, और ये सेंट्रल वाला पार्ट इसे बोलते हैं मेडुला। ठीक है सॉरी। अच्छा, अब ऐसे बेटा स्टूडेंट्स
कि दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, एक स्मॉलर लूप ऑफ हेनली के और एक लार्जर लूप ऑफ हेनली वाले नेफ्रॉन्स किडनी में मौजूद होंगे। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं डेफिनेटली इस किडनी में। तो देखिएगा, ये नेफ्रॉन मैंने शो किया रेड से, ये कॉर्टेक्स रीजन में है और ये जंक्शन ऑफ मेडुला एंड कॉर्टेक्स। तो आपने यहाँ पे टर्म समझनी है, दोज न्यूरॉन्स दैट प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन आर कॉल्ड cortical nephrons, and those nephrons that present the junction of cortex and medulla are called juxtamedullary nephrons. ओके अच्छा, अब बेटा देखिएगा, ये जो कर्व है इससे बोलते हैं हीलिस या हाइलम, ये पता होना चाहिए। बाकी ये पिरामिड्स हैं, ठीक है, बाकी ये जो आपके कोर्स के मुताबिक बता दिया। अब बेटा हम बात करेंगे, देखिएगा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के हवाले से, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की जब बात करेंगे तो प्लीज़ ये देखिएगा, इसको डायग्राम को थोड़ा फोकस कर लें, फिर मैं इसकी डिटेल में चलता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की जब बात करेंगे तो ये नेफ्रॉन को मैग्नीफाई कर दिया गया है, इसके पार्ट्स को भी एक्सप्लेन कर दिए गए, देन मैं इसके फंक्शन में बात करूँगा और यहाँ मैक्सिमम आपने फोकस करना है MCQs के रेफरेंस से, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ आ रही हैं एंड यू आर होपफुली एंजॉय दिस लेक्चर। ओके, गॉड ब्लेस यू। बट ये कि हार्ड वर्क, ठीक है, कंसेप्ट अच्छे बनाए, चीज़ों को मैक्सिमम रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, देन तभी कामयाबी मिलती है। ओके राइट, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द नेफ्रॉन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। द नेफ्रॉन स्टार्ट फ्रॉम द Bowman capsule. This is Bowman capsule, then Bowman capsule extend further. This first coil part that is called proximal convoluted tubule, ये मैं next भी explain करता हूँ। Then this part further downward, that is called descending limb. Then further upward move, that is called ascending limb. Then again coil, that is distal convoluted tubule, and again open to the main duct, that is called collecting duct, ठीक है। ये देखिए, ये पहला पार्ट है, ये वाला, ये दूसरा पार्ट है, ये कॉइल पार्ट है, ये लिम्ब थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, और ये फिफ्थ पार्ट है जो अगेन कॉइल्ड हो रही है, और सिक्स पार्ट जो है मेन डक्ट है। ये आपने पार्ट्स को समझ लिया। अब फोकस करेंगे हम MCQs के रेफरेंस से। जी ये देखिएगा, आर्टरीज बड़ी होती है, फिर आर्टियोल छोटी होती है, डायमीटर छोटा होता है। आर्टरीज आगे मतलब छोटी होंगी तो एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट का मतलब टूवर्ड्स, जो कैप्सूल की तरफ जा रही है, जो बॉमन कैप्सूल के अंदर वेसल जा रही है, एफरेंट टूवर्ड्स, दिस इज कॉल्ड एफरेंट आर्टियोल। ये जो वेसल है एफरेंट आर्टियोल, जब बॉमन कैप्सूल के अंदर जाएगी तो ये यहाँ पर एक नॉट ऑफ कैपिलरीज बना देगी, एक गुच्छा बना देगी खून की नालियों का, और ये जो नॉट ऑफ कैपिलरीज है दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है। बॉमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है। अच्छा, अब ये नॉट ऑफ कैपिलरीज बना के अगेन ये बाहर निकलेगी इस कैप्सूल से, और ये जो किडनी ट्यूब्यूल है इसके इर्द गिर्द फैल जाएगी, और इस हिस्से में कुछ ज़्यादा ये डीप डाउन फैल जाएगी। ये देखिएगा, ये जो लूप ऑफ हेनली का रीजन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा कैपिलरीज जो है डाउनवर्ड एक्सटेंड करती हैं, ठीक है। और ये देखिएगा, बाकी ये सारी फैली हुई है। इस पूरे नेटवर्क को, ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है जो किडनी के ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द है, इसे बोलते हैं पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, ठीक है। लेकिन ये जो लूप ऑफ हेनली में जो स्पेशल कैपिलरीज हैं, इन्हें बोलते हैं वासा रेक्टा। अब एक दफ़ा सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करके देन MCQs पे फोकस करूँगा। जी देखिए बेटा, पहला पार्ट ये देखो, ग्लोमेरुलस, नॉट ऑफ कैपिलरीज इनसाइड द, ठीक है, बॉमन कैप्सूल, एंड यहाँ पर क्या है, शाबाश, ये कप है, कप शिप स्ट्रक्चर। इसको ओवरऑल बोलेंगे ग्लोमेरुलस एंड कप शिप स्ट्रक्चर को बेटा हम ओवरऑल बोलेंगे मल्पीजियन बॉडी या डेट इज कॉल्ड रीनल कॉर्पसल, ठीक है। ओवरऑल ग्लोमेरुलस एंड बॉमन कैप्सूल को हम क्या बोलेंगे, मल्पीजियन बॉडी या डेट इज कॉल्ड रीनल कॉर्पसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब बेटा देखिएगा फर्दर, ये जो फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे बेटा कॉइल्ड हो रहे हैं ना, जब ये फर्स्ट टाइम कॉइल्ड होते हैं डेट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ठीक है, इसे बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, जो फर्स्ट ये यहाँ पर कॉइल्ड हो रहा है। ओके, अंडरस्टैंड। अच्छा बेटा, ये जब डाउनवर्ड मूव करेगा इसे बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। जब ये अपवर्ड मूव करेगा तो दैट इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब। अच्छा हाँ, ये देखो, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब को हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनली, एंड दिस लूप ऑफ हेनली एक्ट एज अ
काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये भी मैं समझाऊंगा इसके बाद, ठीक है। अब ये देखें, ये जो बॉम्बे कैप्सूल से दूर का पार्ट है इसे बोलते हैं डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ओके। ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है। और फिर ये देखिएगा, ये जो एरोज हैं इसका मतलब है बहुत सारे डिफरेंस के अंदर खुल रहे हैं इस ट्यूब के अंदर। ये जो मेन डक्ट है इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग आगे माइनर कैल्सिस में खुलती है, फिर मेजर कैल्सिस में, फिर पेल्विस में, देन यूरेटर सारा वो यूरिन को लेके जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने देखा फंक्शन में हम बात करते हैं और कुछ और पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये तो आपको आइडिया हो गया। अच्छा बेटा, यहाँ देखिएगा, इस जगह पे ना मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ। यहाँ पर होती है फिल्ट्रेशन, यहाँ पर होती है फिल्ट्रेशन, इसे बोलते हैं फिल्ट्रेट, इसे बोलते हैं GF या BF, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पे फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसे बोलते हैं GF या BF। GF मीन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंड BF का मतलब है बॉमन फिल्ट्रेट, ठीक हो गया। ये भी आपने याद रखें। एक फनी सी बात है GF और BF के बारे में, ठीक है। अक्सर पढ़ाते हुए मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ, अक्सर बच्चों के माइंड में आता है GF BF। GF क्या है? गर्लफ्रेंड, एंड BF बॉयफ्रेंड। ये मतलब नहीं है, इसका मतलब है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंड बॉमन फिल्ट्रेट या सिंपल फिल्ट्रेट कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये फिल्ट्रेशन होती है और यहाँ पे इस तरह कुछ सेल्स हैं, यहाँ कुछ सेल्स हैं, उन्हें बोलते हैं पोडोसाइट्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स, ठीक है। यहाँ पर जो सेल्स हैं जो हेल्प करते हैं फिल्ट्रेशन में, इन्हें बोलते हैं पोडोसाइट्स। अच्छा, ये बेटा फिल्ट्रेट देखो सारा यहाँ आएगा, ये फिल्ट्रेट यहाँ से होता हुआ अभी सारा फंक्शन के हिसाब से आपको समझा दूंगा। अच्छा बेटा, ये आइडिया हो गया। अब यहाँ देखिएगा, नाउ फंक्शन की बात करेंगे तो फिर सारा एक्सप्लेन हो जाएगा। वेयर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस, ये MCQs के से आ सकते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन द बॉमन कैप्सूल। क्या वजह है बॉमन कैप्सूल में क्यों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है? बिकॉज हियर इज द नॉट ऑफ कैपिलरीज। इस ज़रा सा यहाँ पे प्रेशर बनेगा नॉट ऑफ कैपिलरीज भी, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है और यहाँ पे सारा फिल्ट्रेट आ जाता है। अब मैं बताऊँगा केमिकल कंपोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट। ये जो फिल्ट्रेट है इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी क्या क्या फिल्ट्रेट होता है। याद रखिएगा, RBCs और लार्जर प्रोटीन्स फिल्ट्रेट नहीं होती। क्या? RBCs एंड लार्जर प्रोटीन जो है ये फिल्ट्रेट नहीं होती। तो यहाँ जो फिल्ट्रेट होगा क्या होगा? वाटर, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होगी ऑलरेडी, ठीक है ना। हार्मोन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, साल्ट्स हैं एंड ग्लूकोज, ठीक है। अगेन रिपीट, फिल्ट्रेट में क्या कुछ होगा? वाटर, यूरिक एसिड, यूरिया, हार्मोन्स हैं, ठीक है, और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ग्लूकोज है, वाटर है, सब कुछ होगा। लेकिन ये जो सब कुछ फिल्ट्रेट हुआ ये सारे के सारा यूरिन में पास नहीं होना चाहिए, ओके। ये यूरिन पास नहीं होगा क्योंकि सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ से ये जो डाउनवर्ड मूव करेगा ना, जब यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, ये देखिएगा सेकंड पॉइंट है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आपने समझना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझिएगा। सेकंड पॉइंट में क्या है? शाबाश। सेकंड पॉइंट क्या है? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। आपने समझना एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, इस पार्ट में होती है। यहाँ पर मेरा ख्याल है यहाँ पर कि यहाँ पर इंसुलिन जो है वो हार्मोन एक्ट करता है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लूकोज मेटाबलाइज होगा और वो जो एनर्जी होगी वो यहाँ एब्जॉर्प्शन में, रीअब्जॉर्प्शन में इस्तेमाल हो जाएगी। तो यहाँ पर जितना फिल्ट्रेट आया था उसमें से 80% ग्लूकोज, वाटर, जो जो यूजफुल चीज़ें हैं सब वापस चले जाएंगे ब्लड कैपिलरीज में। जो बाकी बचेगा वो बचेगा कंसनट्रेटेड यूरिया कह लें, यूरिन कह लें, उसमें यूरिया होगा, वो डाउनवर्ड मूव करेगा। जैसे डाउनवर्ड जाएगा वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है यहाँ से वाटर जो है ये वाटर के लिए परमिएबल है, यहाँ वाटर निकल सकता है। जब वाटर निकलेगा तो ये मोर कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। और जब ये दोबारा से इस पर अपवर्ड मूव करेगा तो ये जो लिम्ब है दिस इज़ इम्परमिएबल टू वाटर, यहाँ पे वाटर नहीं निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और हार्मोन एक्ट करेगा एल्डोस्टेरोन। ये किडनी के टॉप पे जो ग्लैंड है वहाँ से हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है, उसके कॉर्टेक्स रीजन से। और ये एल्डोस्टेरोन जो है ये एक्ट करेगा, अगर एमसीक्यू में आज पता होना चाहिए, एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन असेंडिंग लिम्ब, ये पता होना चाहिए कौन सी लिम्ब पर एक्ट करता है। ऑन असेंडिंग लिम्ब फॉर व्हाट पर्पस? एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम, यानी यहाँ से किडनी ट्यूब्यूल से सोडियम बैक इनटू, यहाँ पे पहले
होती है स्पेसिस, इंटरस्टिशियम, वहाँ जाता है, वहाँ से फिर कैपिलरीज में जाता है। और अब क्या होगा, रिमेनिंग जो होगा बाकी सारा मोर कंसनट्रेटेड यूरिन होगा वो यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पर यहाँ से होता हुआ फिर इस ट्यूब्यूल के थ्रू माइनस कैल्सिस, मेजर कैल्सिस और देन पेल्विस से देन सारा यूरिन के अंदर आएगा, फिर यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर। ठीक है, अच्छा ये कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ आइएगा, अब कंसंट्रेशन कैसे कंट्रोल होती है, ठीक है, यूरिन की कंसंट्रेशन कैसे कंट्रोल होती है इसको ज़रा समझिएगा। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ से, ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन, ठीक है, यूरिन कंसंट्रेशन, ये बात देखिएगा। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर्स पे, ठीक है, एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है दैट इज हार्मोन्स। अब हार्मोन्स की बात करेंगे, दो पॉइंट्स हैं, ओके, जो जिस पे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड करती है। देखिएगा यहाँ बात कर रहे थे, यहाँ पर एल्डोस्टेरोन एक्ट होगा। हाँ ये देखिए, ये जो पार्ट है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये क्लियर करना। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर एक हार्मोन एक्ट करेगा इस जगह पर, ठीक है, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, दैट इज ADH। ADH कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसको बोलते हैं वेजोप्रेसन। अच्छा, जब ADH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो यहाँ परमेबिलिटी बढ़ जाएगी कैपिलरीज की, और जो वाटर है वो कैपिलरीज में चला जाएगा। मतलब जब ADH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इसका मतलब है कि बॉडी में पानी जो है वो कम है, ठीक है, और बॉडी को पानी चाहिए वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए। तो क्या होगा, ADH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो वाटर जो है वो यूरिन में जाएगा, वो ब्लड में चला जाएगा, तो यूरिन कैसे होगा, यूरिन विल बी कंसनट्रेटेड। यूरिन कैसा होगा, यूरिन विल बी कंसनट्रेटेड। और जब यूरिन कंसनट्रेटेड होगा या कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा तो उस फिनोमेना को बोलते हैं एंटी डायूरेसिस, एंटी डायूरेसिस, ठीक है, और एक और वर्ड है डायूरेसिस, डायूरेसिस। अच्छा ये हो गया। अच्छा, जब ADH कम प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब है कि परमिबिलिटी नहीं बढ़ेगी और वाटर जो है वो कैपिलरीज में नहीं जाएगा, तो वाटर कहाँ जाएगा, यूरिन में। तो यूरिन कैसे होगा, डाइल्यूट यूरिन होगा। तो ये जो फिनोमेना होगा जिसमें डाइल्यूट यूरिन बनता है दैट इज कॉल्ड डायूरेसिस। आइडिया हो गया। तो मतलब यूरिन कंसंट्रेशन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक इस पर काउंटर करंट मल्टीप्लायर पर, ये देखिए ये समझाता हूँ, दिस इज लूप ऑफ हेनरी एक्ट एज अ काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और दूसरा है हार्मोन्स। हार्मोन की मैंने बात कर दी, यानी एक एल्डोस्टेरोन और दूसरा ADH। आपने MCQ क्लास से याद रखना है, ठीक है, ADH एंड एल्डोस्टेरोन वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कंट्रोल करते हैं, ये हेल्पफुल है इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, दूसरा है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये देखिएगा, या ये है यूरिया की डायरेक्शन, ये है ब्लड की, यानी मैंने इस ट्यूब को ले रहा हूँ, देखो एक ट्यूब को ले रहा हूँ, और या यहाँ ले लें, एक ही बात है, यहाँ पे ब्लड इस तरफ है और यूरिन इस तरफ है। अब मैं बताऊँगा व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर, कैसे। काउंटर करंट मल्टीप्लायर इज एन एक्टिव सिक्रेशन सिस्टम, इट इज एन एक्टिव सिक्रेशन सिस्टम वेयर टू फ्लूइड्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यूरिया पास करे और ब्लड इस तरफ जो है मूव कर रहा है, तो ब्लड से चीज़ें यूरिया वगैरह इस किडनी ट्यूब्यूल में आएंगी और किडनी ट्यूब्यूल से वाटर जो है वो कैपिलरीज में जा रहा है। तो मतलब क्या, इट इज एन एक्टिव सिक्रेशन सिस्टम वेयर टू फ्लूइड्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए एक फ्लूइड इधर जा रहा है, एक फ्लूइड उधर जा रहा है। जब ये अपोजिट फ्लूइड मूव करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होगी, जो जो चीज़ें हैं, फर्स्ट ब्लड कैपिलरीज से यूरिया ट्यूब्यूल में आ रहा है और ट्यूब्यूल से वाटर जो उधर जा रहा है, तो एक में क्या हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है, एक में कम हो रहा है। तो मतलब मैं फाइनली बताऊँगा, इट इज एन एक्टिव सिक्रेशन सिस्टम वेयर टू फ्लूइड्स run in opposite direction and exchange of ions takes place, and as a result of this level fall progressively in one and level rise in other। ऑटोमेटिकली देखिए क्या होगा, ये देखिएगा किडनी ट्यूब्यूल में लेवल यूरिया का बढ़ जाएगा और ब्लड कैपिलरीज में यूरिया का लेवल कम हो जाएगा। इसके अपोजिट आप वाटर से कंपेयर करो तो एक में वाटर लेवल, यहाँ पे वाटर लेवल कम हो जाएगा किडनी ट्यूब्यूल में, और ब्लड कैपिलरीज में वाटर लेवल क्या हो जाएगा, शाबाश सोचिएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आइडिया हो गया। अच्छा अब हम बात करेंगे, ठीक है, एक दो पॉइंट हमारे रह गए हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है जी। अब बेटा देखिएगा, फर्दर हम बात करते हैं, ठीक है, थर्ड हमारा फंक्शन रह गया है। ओके, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की बात हो गई, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात हो गई, पता होना चाहिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ होता है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है। नाउ ट्यूबुलर सिक्रीशन, ओके, ट्यूबुलर सिक्रीशन जी, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या देखिएगा,
यहाँ से लेके देखिए भाई यहाँ तक ना, ये जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं हर जगह पे नहीं, यहाँ से यहाँ तक जो किडनी ट्यूब्यूल है, किडनी ट्यूब्यूल के सिलेक्टिव पॉइंट्स पर क्या होगा, जो किडनी ट्यूब्यूल के अंदर एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, दीज एपिथेलियल सेल्स प्रोड्यूस व्हाट, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया, ठीक है। ये जो किडनी ट्यूब्यूल के एपिथेलियल सेल्स हैं दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया। ये सेलेक्टिव पॉइंट्स पर जहाँ जहाँ नीड होगी ये सेल्स स्क्रीन करेंगे। वाई? टू मेंटेन द पीएच ऑफ द यूरिन, ताकि किडनी ट्यूब्यूल में यूरिन की पीएच मेंटेन हो। अच्छा, अंदर यूरिन की पीएच मेंटेन हो रही है और जो साइडों पे कैपिलरीज है वहाँ ब्लड की पीएच मेंटेन हो रही है। अच्छा, ब्लड की पीएच 7.2 से 7.4 रेंज है, ठीक है, ये रेंज है, और 7.3 की एवरेज हो जाएगी। और जो यूरिन की पीएच है आई थिंक 4.7 से 8.5 तक है ना, ये रेंज है। चलिए, ये आइडिया हो गया आपको, ट्यूबुलर क्वेश्चन में बता दिया बैलेंस ऑफ पीएच ऑफ द यूरिन एंड द पीएच ऑफ द ब्लड को मेंटेन करते हैं। अब ये देखिए कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, लूप ऑफ हेनली का पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ जाए कि विच पार्ट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनली, ये पता होना चाहिए, डिसेंडिंग असेंडिंग, लूप ऑफ हेनली एक्ट एज अ काउंटर का मल्टीप्लाई, पीएच का पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए जीएफ बीएफ की कंपोजिशन का पता होना चाहिए, क्या चीज़ इसमें ऐड नहीं होती, कलेक्टिंग डक्ट का बता दिया, इस पर डिस्टल लोकोमोटेड पे एडीएच एक्ट करता है, ठीक है। सोडियम कहाँ पे अपटिक होती है, ये असेंडिंग पे होती है, बता दिया। इफरेंट का बता दिया, जो निकलती है किडनी ट्यूब्यूल से एफरेंट टूवर्ड्स होती है। प्रॉक्सिमल कौन सा पार्ट, डिस्टल पार्ट कौन सा है, सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है। एंड ये छोटा सा पोर्शन है आपके कोर्स कंटेंट का, बेटा अच्छी तरीके तैयार कीजिएगा, ओके। आई थिंक सो और तो कोई बात नहीं रहती, ठीक है। चलिए जी, ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, खुदा हाफिज़, सी यू।